अच्छा, ऐसा है कि हिंदी से जितनी उनको दिक्कत है उससे ज्यादा दिक्कत स्टालिन साहब को अंग्रेजी से होनी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो अंग्रेजी ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो तमिल से दूर हो रहे हैं, हिंदी के करीब नहीं अंग्रेजी के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं, बताते हैं। दरअसल आपको साल 2010 का पहले ही आंकड़ा आप देखिए, 6.15 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने 12वीं की परीक्षा दी, इनमें 4.2 लाख छात्र तमिल माध्यम से थे, 1.9 लाख छात्र करीब अंग्रेजी माध्यम से थे, और ऐसे में 68% छात्रों ने एग्जाम दिया। तो इस हिसाब से आप समझिए कि उस समय तमिल में 68% छात्रों ने तमिल में एग्जाम दिया, तमिलनाडु में। 2020 10 साल बाद क्या होता है, कैसे तस्वीर बदलती है देखिए। 7.2 लाख स्टूडेंट्स ने 12वीं की परीक्षा दी, इनमें से 3.7 लाख छात्र तमिल माध्यम से थे और 3.5 लाख की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। तमिल में 51% छात्रों ने एग्जाम दिया, 65 से 51 पर आ गए। 10 साल बाद क्या होता है, 17% छात्र अंग्रेजी में शिफ्ट हो गए 2010 से 2020 में। 2024 का आंकड़ा जो सामने आया है वो और हैरान करता है, क्योंकि यहाँ पर 45% छात्रों ने तमिल में एग्जाम दिया और 14 सालों में 23% छात्र अंग्रेजी में शिफ्ट हो गए, तमिल से अंग्रेजी में। यानी तमिल को हिंदी नहीं अंग्रेजी से खतरा है। तो अगर ऐसा है तो अंग्रेजी की पढ़ाई भी बंद करवा दें, अगर इसी सिद्धांत से उन्हें चलना है तो अपने आप में ये समझने की बात है। और ऐसा नहीं है कि स्टालिन साहब अभी हिंदी से परेशान हो रहे हैं, इससे पहले सनातन विरोधी बयानों के लिए झंडा बरदार रहे एम के स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, इनको एलर्जी रही है हिंदुओं से भी, और अब ऐसा लग रहा है कि हिंदी से भी एलर्जी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक बार फिर से भाषा का विवाद सुलग रहा है। वो भाषा जो हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है, वो भाषा जिसे आज दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषाओं का गौरव प्राप्त है। आखिर उस हिंदी से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को क्या परेशानी? एम के स्टालिन की परेशानी कोई नई नहीं है, न ही हिंदी भाषा को लेकर और न ही सनातन के खिलाफ। वो हिंदुओं के खिलाफ हमेशा ही बोलते रहे हैं। एम के स्टालिन या फिर उदयनिधि स्टालिन सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते रहे हैं। इस बार हिंदी पर दिए बेतुके बयान पर जमकर विरोध हो रहा है। कुछ लोग हमेशा देश को तोड़ने में लगे रहते हैं, इसीलिए अब स्टालिन हिंदी का विरोध कर रहे हैं। हिंदी भारत की आत्मा है, देश को एकात्मता के साथ जोड़ती है, देश में सबसे बड़ी भाषा में सबसे ज्यादा स्थान पर बोले जाने वाली भाषा है। लेकिन अब स्टालिन जानबूझ करके हिंदी का विरोध करके खाई गहरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई खाई बनने वाली नहीं है। देश एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। हिंदी भाषा जब 19वीं शताब्दी से उठना शुरू हुई तो उसने एक जोड़ने का काम किया, एक सरल भाषा है जिसको हम पूरे भारत के स्तर पर पैन इंडिया देखते हैं। शायद स्टालिन जी को इस बात का एहसास नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया होगा। मेरा मानना है कि उन्हें अपने वक्तव्य पर विचार करना चाहिए। जिस हिंदी को लेकर महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी जनमानस की भाषा है, उस हिंदी पर स्टालिन की टिप्पणी ये बताती है कि हिंदी को लेकर उनका ज्ञान भी उनकी राजनीति की तरह सीमित है। और शायद वजह भी राजनीति ही है, क्योंकि हिंदी भाषा के खिलाफ संग्राम का सीधा कनेक्शन चुनाव से भी जुड़ता दिख रहा है। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर स्टालिन अभी से हिंदी भाषा को हथियार बनाते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब जरा एम के स्टालिन साहब को यह जानकारी भी देख लेनी चाहिए, दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोली समझे जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व के 132 देशों में लोग हिंदी में बोलते हैं, काम करते हैं हिंदी भाषा में। दुनिया में हिंदी बोलने वालों की संख्या, दुनिया में बता रहे हैं, देश में नहीं, 2.6 अरब से ज्यादा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भारी संख्या में हिंदी भाषी प्रवासी रहते हैं और उन देशों में उन्हें डेवलप्ड बनाने में इनका हाथ है। नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सुरिनाम, युगांडा, बहरीन, कुवैत में हिंदी भाषा प्रचलित है। ये इनको अपने देश में ही दिक्कत हो रही है। लोगों से भी हमने इस पर बात की, उनकी क्या राय, सुनिए जरा। हिंदी एक सर्वोपरि भाषा है, एक ऐसी भाषा जिसको हर आदमी समझ लेता है। तो मेरा समझना यह है कि स्टालिन जी की राजनीति ना करें और जो देश एकजुटता के साथ चल रहा है उस एकजुटता के साथ चलने दें। हिंदी भाषा सर्वोपरि है, हिंदी भाषा के ऊपर कोई भाषा नहीं है। हिंदी भाषा से ही सारी भाषा की उत्पत्ति हुई, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है, इससे ऊपर कोई भाषा नहीं है। उनका बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान है, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की कल्पना हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, बगैर हिंदी के हिंदुस्तान का कोई वजूद नहीं है। तमिलनाडु के सीएम हिंदुस्तान में रहते हैं और अगर हिंदी का विरोध करते हैं, हिंदी का अगर विरोध करते हैं तो ये बहुत गलत बात है।
हिंदी के बिना हिंदुस्तान की कल्पना करना व्यर्थ है। देखिए, जनता बहुत समझदार है, कह रही है हिंदी के बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती और एम.के. स्टालिन को ये जल्द से जल्द समझना होगा। चुनावी फायदे के लिए ऐसे हल्के बयानबाजी से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और बात दिल्ली की करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में एक और CAG रिपोर्ट पेश कर दी गई है। बात इसकी। स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। पीएम मोदी ने, आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी सरकार को आपदा सरकार कहा था और कहा था कि आपदा अब जानी चाहिए। तो अब जो रिपोर्ट आई है CAG की, वो इशारा भी इसी ओर कर रही है कि सबसे बड़ी आपदा के दौरान, कोविड के दौरान भी पैसों का खेल खेला गया है। जो पैसे दिए गए उसे खर्च नहीं किया गया, दरअसल उसे जेबों में भरा गया। और CAG की ये हैरान करने वाली रिपोर्ट, जो कट्टर ईमानदार का बोलबाला बार बार करते थे, उनके पूरे कट्टर ईमानदार के किले को ढहाने में ये दूसरी रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं बता रही है कि कैसे ये खेल खेला गया। चलिए सबसे पहले जानकारी आपके सामने रखते हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि CAG रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। ये खुलासा बताता है कि कैसे पैसों की बंदरबाट इस दौरान भी की गई जब कोविड भी था। खबर क्या है पूरी आपको बता रहे हैं, क्योंकि दूसरी रिपोर्ट CAG की टेबल कर दी गई है और इस रिपोर्ट में दिल्ली विधानसभा में दूसरी CAG रिपोर्ट हेल्थ सेक्टर से जुड़ी पेश हुई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सारी जो गड़बड़ियां की गई उनका लेखा जोखा रख दिया गया है। आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र किया गया और इसमें कैसे गड़बड़ियां की गई ये खुलकर बता दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक की जिसकी तारीफ करते आम आदमी पार्टी के तमाम चेहरे थकते नहीं थे, उसमें बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ। सब जानकारी सब सच सामने आ गया। कोविड महामारी के दौरान घोर कुप्रबंधन, भयंकर मिसमैनेजमेंट किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए पैसों का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया, अच्छे से नहीं किया गया, जनता के लिए नहीं किया गया। दिल्ली के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया गया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। पैसे दिए भी गए, उसको भी यहाँ खर्च नहीं किया गया। मोहल्ला क्लिनिक की भी हालत बहुत खस्ता और बहुत खराब थी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि मोहल्ला क्लिनिक बनाई गई है, व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन इसके बाद समझ ये आया है कि दरअसल कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। पैसे तो दिए गए लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अस्पतालों की हालत कैसे खराब थी, चलिए अब आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। रिपोर्ट में दिल्ली के 27 अस्पतालों का ऑडिट सामने आया और इससे पता चल रहा है कि लगभग आधे अस्पतालों में ICU नहीं था। ICU क्रिटिकल केयर यूनिट ही नहीं थी। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी गई, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग सांस नहीं ले पाते थे कोविड में, उसकी व्यवस्था नहीं। 15 अस्पतालों में मॉर्चरी मौजूद नहीं थी, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो अस्पताल की होती है वो मौजूद नहीं थी। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी मिली है, तो मरीजों को कैसे आवाजाही होती, ये अपने आप में प्रश्न था। और ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि इसी को लेकर हम अंदेशा जाहिर करते थे और अब सच सामने आया। सुनिए जरा। अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया। हॉस्पिटल बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से तय बजट से 350 करोड़ रुपया फालतू जो उन्होंने करप्शन के लिए अपनी जेबों में डालने का काम किया। किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जिनको कहते थे अमेरिका कनाडा देखने आता, उसमें बिजली ही नहीं थी, बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चले और उनको किराया भी देता रहे और लूटते रहे दोनों हाथों से दिल्ली को जो लूटने का काम किया था। आज दूसरी कैग रिपोर्ट भी बताएगी, अरविंद केजरीवाल जी आपके सारे चिट्ठे खोलेगी और बताएगी कि तुम कट्टर बेईमान हो।